everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब देखिए यहां पे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी लिखा है. मैंने आपको पिछले वीडियो में एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताया. वहां पे मैंने समझाया कि दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल. अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम ये सारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले जो पुराने समय से इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं. तो एक एक करके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी सबके बारे में मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कब कौन सा सेशन आने वाला है, कब कोई लाइव क्लास है, स्पेशल क्लास है. ठीक है, तो सारी चीजें जो है 1 to 1 हम कनेक्टेड रहेंगे, आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कीजिए जरूर से. क्यों? क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे. जैसे स्पेशल क्लास होती है, जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. ठीक है, उसी के साथ साथ क्या है, पोल लीडर बोर्ड ऑप्शन रहता है, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ कंपीट कर सकते हैं, अपनी रैंक देख सकते हैं कहां पर है. साथ ही साथ आपको ये सारे अमेजिंग फीचर्स जो है ना वो फ्री में मिल रहे हैं. आपको जो पासकोड इस्तेमाल करना है वो है DIGRAJ दिगराज. ठीक है, और इन सारे फीचर्स को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. फाइन. तो अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो कोल से स्टार्ट करते हैं. क्लियर? कोल से स्टार्ट करते हैं. देखिए तो कोल एंड आर एनर्जी नीड्स, हमारा और कोल का क्या संबंध है? इतना पुराना संबंध है कि हमने मूवीज बना डाली इस पे. कोयला मूवी देखी आपने? मतलब जस्ट एक रेफरेंस अभी ध्यान आ गया अचानक से, तो बता दिया मैंने. ठीक है, तो यहां पे अगर कोल की बात करेंगे ना तो मल्टीपल वेज में वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल. अब कोल जो है तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है, रिसोर्स है. फाइन, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एनर्जी रिसोर्स है और अबंडेंटली अवेलेबल तो है. उसी के साथ साथ में क्या होता है, लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है. हजार्ड्स ऑफ माइनिंग में बताया भी था, इतना यूज किया जा रहा है कि जितना कोल है सब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, हर जगह माइन चल रही है. क्लियर हुआ? तो मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इज कोल. क्लियर? इट प्रोवाइड्स अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स. क्लियर हुआ? तो आप देखेंगे हमारी कंट्री में बहुत सारे क्या है, थर्मल पावर प्लांट है. अभी जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं तो आगे और पढ़ोगे अभी इनके बारे में हम, तो वहां पे क्या है, कोल का इस्तेमाल किया जाता है. कोल का इस्तेमाल किया जाता है, कोल को जलाकर हीट प्रोड्यूस की जाती है, उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. तो इस तरह से क्या है, कंट्री की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना उसमें कोल क्या करता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपना कंट्रीब्यूट करता है. फाइन. इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स. कोल का इस्तेमाल क्या है, पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, पावर जनरेशन वही थर्मल पावर प्लांट मैंने आपको बता दिया, टू सप्लाई एनर्जी टू द इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स. अब ये जो पावर जनरेशन इससे हुई है, कोल को जला के आपने हीट प्रोड्यूस की, उस हीट से टरबाइन को रोटेट किया, टरबाइन रोटेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी बनी. अब वो इलेक्ट्रिसिटी को आप खुद तो खाओगे नहीं. ठीक है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब क्या, हमारे घर में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें. इंडस्ट्रियल पर्पस से क्या है कि जो इंडस्ट्रीज है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट से पहुंचती है. आगे समझ में? सो दीज आर दी यूजेस ऑफ कोल. ठीक है, दीज आर दी यूजेस ऑफ कोल एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब फॉर्मेशन की अगर बात करें, कोल बनता कहां से? ऊपर से कोई छोड़ के नहीं जाएगा आपके लिए. कोल बनता कैसा है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन. ठीक है, एंड द डेप्थ एंड द टाइम ऑफ बरियल. अब यहां पे तीन चीजें हैं. डिग्री ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, तो मतलब कितना, जैसे क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप देखेंगे ना कि बहुत टर्शरी एज में कहीं या फिर बहुत पुराने समय में क्या हो रहा है कि जो पेड़ थे, ठीक है, वो पेड़ क्या हो गए, गिर के उनके ऊपर क्या होते चले गए, लेयर्स ऑफ सॉइल बनते चले गई, लैंड बन गया. अब वो जो नीचे दबे रह गए थे, तो ड्यू टू द कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन डेप्थ, कितनी गहराई में वो दबे हैं और किस समय में दबे हैं, 100 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले कब दबे थे. ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह का कोल बनने वाला है. ठीक, किस तरह का कोल बनने वाला है. आया समझ में ये? तो जो फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड डेप्थ एंड द टाइम ऑफ बरियल. अब इसी हिसाब से अगर आप क्लासिफाई करें कोल को, तो कोल क्लासिफिकेशन जो है इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड एज. समझते चलना, इंपॉर्टेंट चीज है. देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बता रहा हूं. तो कोल एंड आर एनर्जी नीड्स की अगर हम बात करें तो आप ये सारा लिख सकते हैं, अबंडेंटली फाउंड रिसोर्स है ये. ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, हमारी कंट्री की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है तो सफिशिएंट पार्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट फ्रॉम द कोल एज अ एनर्जी रिसोर्स. ठीक है, इसके बाद में डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल पर्पस से कोल का इस्तेमाल किया जाता है पावर का.
फॉर्मेशन आपको बता दिया, डिग्री ऑफ कंप्रेशन हो गया, डेप्थ हो गया, टाइम हो गया, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये रही कहानी किसकी, कोल के फॉर्मेशन की, कोल की कहानी रही है। अब अगर हम इसे क्लासिफाई करें ना कि कोल किस किस तरह से हो सकता है, तो क्वालिटी के हिसाब से आप 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो और एज के हिसाब से 2 कैटेगरी में। तो अब यहां पे आपका सवाल ये बनता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी ऑफ कोल, कोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अब पीट क्या है, लिग्नाइट क्या है, बिटुमिनस क्या है, एंथ्रासाइट क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पीट से स्टार्ट करने को, पीट नाम सुन के ऐसा है ना पीट, तो अब क्या है यहाँ पे पीट जैसे देखोगे तो इट हैज अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। तो ये एक तरह का क्या कह सकते हैं कि जो क्वालिटी के हिसाब से लोवेस्ट क्वालिटी का कोल रहता है वो पीट होता है, ठीक है। अब इसकी डेप्थ भी ज्यादा नहीं रहती है और ये थोड़ा सा गीला रहता है, ऐसा, ठीक है, गीला रहता है, तो लोवेस्ट क्वालिटी है एक तरह से आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, उसमें लो कार्बन कंटेंट रहता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है, तो उतनी ज्यादा हीट जनरेट नहीं कर पाता है। पीट हो गया एक, ठीक है, पीट हो गया तो थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि स्लरी टाइप का रहता है। स्लरी मतलब क्या रहता है कि एकदम सॉलिड भी नहीं है, ठीक है, एकदम सूखा भी नहीं है, एकदम पानी गीला भी नहीं है, थोड़ा कीचड़ टाइप का रहता है ऐसा, ठीक है, तो पीट हो गया। फिर क्या है, लिग्नाइट। अब लिग्नाइट को सुनो, तो लिग्नाइट क्या है, पीट से बेहतर है थोड़ा, ठीक है, तो लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, जो आपने देखा होगा अगर आप कोल के टच में है, कोल के टच में इन द सेंस कि मान लो कहीं कोयले की खदान है आसपास या फिर आपके घर में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, आप मान लो कोई आपकी इंडस्ट्री है, तो आपके अगर कोल आता है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि लिग्नाइट जो होता है तो हल्का सा ब्राउनिश कोल होता है, ठीक है, इंफीरियर क्वालिटी का रहता है ये भी। तो लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इसमें भी ज्यादा रहता है लेकिन पीट से बेहतर रहता है, ठीक है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवेली इन तमिलनाडु। तो नेवेली तमिलनाडु में जो वहां पे आप जैसे देखेंगे कोल फील्ड है, तो वहां पे आपको लिग्नाइट वाला जो कोल है, ठीक है, वो मिल जाएगा बहुत ज्यादा। एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में तो क्या है, जो भी मिल रहा है सब जला दो, हीट जनरेट करना है, हमें क्या करना है, हीट जनरेट करना है बस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में लिग्नाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ। अब आता है बिटुमिनस और उसके बाद आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को तो आप फर्स्ट प्राइज दे दो, सबसे अच्छी क्वालिटी का है। बिटुमिनस क्या है, बिटुमिनस कमर्शियल है, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। देखो तो इट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज टेंपरेचर। तो थोड़ी गहराई से निकल के आता है बिटुमिनस, ठीक है, गहराई से निकल के आ रहा है तो विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे अगर आप समझेंगे क्या है, ये ऊपर मिल रहा है फिर भी रिलेटिवली ये थोड़ी गहराई से आ रहा है तो उसकी क्वालिटी बेहतर है, ठीक है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज। मेटलर्जिकल कोल इज high grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in blast furnaces। smelting के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। तो जो स्मेल्टिंग प्रोसेस रहती है ना, जहां पे क्या कह सकते हैं आयरन और वगैरह जो भट्टे चलते हैं, बड़े बड़े फर्नेसेस, ब्लास्ट फर्नेसेस चलती हैं, ठीक है, तो वहां पे स्मेल्टिंग प्रोसेस में बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अंदर क्या है, जो मेटलॉजिकल कोल भी जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर क्वालिटी जो रहती है, हीट जनरेटिंग कैपेसिटी जो रहती है, वो रिलेटिवली बेहतरीन रहती है। तो बिटुमिनस यहां पे समझ में आया, ठीक है। तो पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया। अब बारी आती है एंथ्रासाइट की, ठीक है। एंथ्रासाइट क्या है, तो एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है। इट इज अ हार्ड कोल, जैसे जिस तरह से आपने देखा ना लिग्नाइट सॉफ्ट ब्राउन कोल होता है, तो ये हार्ड कोल है, खींच के मारेंगे तो सिर फूट जाएगा इस टाइप का, ठीक है। तो हार्ड कोल है, रिलेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, हीट ज्यादा जनरेट करता है, कार्बन कंटेंट भी इसमें ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ कोल डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी। समझ में आया, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। आगे बढ़े, ठीक है। तो अब ये 4 तरह के आपने क्या पढ़ लिए, कोल, लिग्नाइट की भी फोटो देख लो, बिटुमिनस की भी देख लो, थोड़ा रिलेटिवली हार्ड है, और ये जो देखोगे तो एकदम काला है पूरा, ठीक है, और क्या है, हार्ड कोल की तरह हाईएस्ट क्वालिटी वाला कोल होता है एंथ्रासाइट। तो अगर क्लासिफिकेशन आता है, क्वेश्चन अंदर से बनता है बहुत, तो बनेगा ये आपको पीरियोडिक टेस्ट में आना है वैसे तो। अब कभी कभी क्या होता है, टीचर्स ले लेते हैं मजे, बस थोड़े से टफ क्वेश्चन इंटरनल बना के, तो क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी आपने कोल्स देख लिए। अब अगर कोल ऑन द बेसिस ऑफ एजेस देखा जाए ना, कि मतलब उम्र के हिसाब से कैसे क्लासिफाई कर दोगे, उम्र के हिसाब से बोलते हैं ना ये छोटा है ये बड़ा है, तो वैसे उम्र के हिसाब से गोंडवाना कोल होता है और टर्शरी कोल होता है। गोंडवाना कोल जो होता है ना, तो ये कितना पुराना है, अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज, 200 साल पुराना, ठीक है, 200 साल नहीं, 200 मिलियन, 200 मिलियन मतलब बहुत ज्यादा है, गिनती करते रहना। तो अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज, मेटलर्जी कोल, ठीक है। मेटलर्जी कोल मतलब जो, जैसे अगर आप देखो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बिटुमिनस जो होता है, बिटुमिनस गोंडवाना कोल की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज में गोंडवाना कोल का, पुराने कोल का इस्तेमाल किया जाता है। दामोदर वैली जो हो गया, वेस्ट बंगाल और झारखंड वाला रीजन जो हो गया, जैसे झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास जो माइंस है, वहां पे आपको गोंडवाना कोल मिलेगा। और अब आते हैं हम किस तरफ, टर्शरी कोल की तरफ। तो टर्शरी कोल मतलब क्या है, जो रिलेटिवली यंग है,
अबाउट 55 मिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है, अबाउट 55 मिलियन ईयर ओल्ड वाला जो कोल है वो टर्शरी कोल होता है। अकर इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। कहां मिलेगा आपको? तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन रीजन्स में आपको ये मिल जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो माइंस है, कोल माइंस, वहां पे आपको टर्शरी कोल मिलेगा जो कि रिलेटिवली यंग है। गोंडवाना कोल हो गया, टर्शरी कोल हो गया। अब अगर हम बात करें किस चीज की, तो कोल जो है ना, कोल एज ए एनर्जी रिसोर्स आप जैसे देखोगे तो एक एनर्जी रिसोर्स बल्कि मटेरियल के फॉर्म में आपके पास होता है। मतलब आप देखो ना, कोयले के ट्रक भर के जाते हैं, मालगाड़ी जो रहती है, मालगाड़ी में पूरा कोयला भर देते हैं और मालगाड़ी निकलती रेलवे स्टेशन पे। मैं सोचता था बचपन में इतने कोल का करते क्या होंगे इंसान, फिर समझ में आया जब ज्योग्राफी पढ़ा क्या। और यही तो सब्जेक्ट की खूबसूरती है ना, कि आप लाइफ को समझते हो कि कहां क्या कैसे चल रहा है। तो वो जो कोल इतना सारा इस्तेमाल किया जाता है ना, मालगाड़ी भर भर के जाता है, तो वो कहां जाता है? पावर प्लांट्स में जाता है, ठीक है। तो बल्कि मटेरियल है ना, कितना बल्क में ले जाना पड़ रहा है आपको। अब बल्कि मटेरियल इस कारण से क्या होता है, इस कारण से मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना, वो ये सोचती है कि हम इतनी दूर से कोल लाएंगे, बेहतर ये है कि हम कोल के पास चले जाए, ठीक है। तो अधिकतर इंडस्ट्रीज वगैरह जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, तो वो उन रीजन्स के आसपास ही लगाए जाते हैं जहां पे कोल आसानी से पहुंचाया जा सके, कोल की अवेलेबिलिटी आसान हो, ठीक है। और अब बल्कि मटेरियल है, बल्कि मटेरियल मतलब इतना सारा ले जाया जाता है, सब जला देते, जला के बचता क्या है? राख, ठीक है। तो लूजेस वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू एश, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो एश में कन्वर्ट हो जाता है, राख बन जाता है। हेंस हेवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड ऑन और नियर दी कोल फील्ड्स, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो जो हेवी इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं जो कंज्यूम करते हैं ना कोल को, वो कहां लोकेटेड होते हैं? ऑन और नियर दी कोल फील्ड्स। तो कोल फील्ड्स के आजू बाजू है, जैसे अगर आप देख लो जमशेदपुर पावर प्लांट वगैरह जो है, तो सब उधर ही क्यों है? क्योंकि वहां पे पास में ही कोल फील्ड्स है, ठीक है, पास में ही कोल फील्ड्स है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो ये हो गया आपका एनर्जी रिसोर्सेज में कोल। अब कोल के बाद में और भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं। कोल समझ में आया ना, क्या क्या पढ़ा आपने? कोल को हमारी एनर्जी नीड से कंपेयर किया, उसके बाद में आपने देखा कि अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी पे आपने देखा पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एज के हिसाब से गोंडवाना कोल और टर्शरी कोल देख लिया, ठीक है। वो कोल की कहानी हो गई। अब आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम भी क्या है? एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जो पुराने समय से कन्वेंशनली हम क्या करते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया? हमारा पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम एंड आर एनर्जी नीड्स, और हमारी एनर्जी नीड्स जो है, तो पेट्रोलियम और हमारी एनर्जी नीड्स क्या है? तो आप जैसे देखेंगे, अगेन पेट्रोल इज वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। कैसे? कि आज सब बोलोगे सर गाड़ी नहीं चलेगी मेरी तो आगे, वो तो एक पॉइंट है। उसके बाद में जैसे देखोगे ना, तो जिस तरह से कोल का इस्तेमाल किया जा सकता है पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, तो बेसिकली पेट्रोलियम जो है तो ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल बन जाता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। ये चीज ध्यान रखना आप। द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल, ठीक है। कोल के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को दी जाती है? तो पेट्रोलियम को दी जाती है। सलाम करो, ठीक है। अब जैसे देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। समझ में आई ये चीज? क्या है इसका इस्तेमाल? देखो, हीट और लाइटनिंग के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसे। पहली चीज, हीट और लाइटनिंग के लिए। ट्रांसपोर्टेशन तो लिखा ही नहीं है। लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, हाँ, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी क्या है? पेट्रोलियम में जैसे आप देखोगे तो पेट्रोलियम का अगर आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन देखोगे ना, तो पेट्रोलियम से ही डीजल निकल रहा है, केरोसिन निकल रहा है, उसी से ग्रीस निकल रहा है, उसी से प्लास्टिक निकल रहा है, उसी से पेट्रोल निकल रहा है, उसी से नेचुरल गैस निकल रहा है। मतलब जो क्रूड ऑयल मिलता है हमें, ठीक है, वो कच्चा तेल जो है तो उससे कितना सारा प्रोडक्ट निकल रहा है। तो उस तरह से आप देख लो, हीट, लाइटिंग, लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑपरेट ही, अब क्या होता है कि कहीं पावर सप्लाई नहीं है तो फिर वहां जनरेटर्स वगैरह से चीजों को क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। उसमें क्या डालोगे? पेट्रोल, डीजल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सेंस में जैसे आप देखोगे तो मल्टीपल यूजेस हैं पेट्रोलियम के भी, मल्टीपल यूजेस है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज। नोडल इंडस्ट्री मतलब क्या पता है? कि एक नोडल पॉइंट है जिससे आप क्या देख रहे हैं? जिससे आप देख रहे हैं मल्टीपल चीजें कनेक्टेड है। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि वो क्रूड ऑयल से कितना सब कुछ निकल रहा है। क्रूड ऑयल से ही क्या निकल रहा है आपका? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ग्रीस, प्लास्टिक, नेचुरल गैस, सब कुछ कहां से निकल रहा है? क्रूड ऑयल से निकल रहा है। तो वो एक क्या हो गया? एक सेंट्रल पोजीशन रखता है अपने आप में। वैसे ही पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती है ना, तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज से कितनी सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, ठीक है, एक नोडल इंडस्ट्री का काम करती है वो। कैसे? जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल्स जो होते हैं, तो पैराशूट के कपड़े वगैरह जो देखते हैं ना हम, जो प्लास्टिक वाला मटेरियल रहता है, सिंथेटिक फाइबर जो रहता है, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकल के आता है, ठीक है। मतलब पेट्रोलियम रिफाइनरीज से सिंथेटिक टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री जो है वो चल रही है, उसका घर उससे चल रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बहुत सारा इनपुट जो है वो कहां से मिलता है? रॉ मटेरियल
पेट्रोलियम रिफाइनरीज से मिलता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की वहां से पूरी होती है, एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री, तो बहुत सारे क्या होते हैं जो केमिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज से ही बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है, वहीं से ऑब्टेन होते हैं। तो इस सेंस में क्या है, एक नोडल एजेंसी, समझ में आया ना कि उसके ऊपर बहुत सारी एजेंसीज डिपेंडेंट है। सो इस सेंस में पेट्रोलियम रिफाइनरीज या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज प्लेज अ रोल ऑफ नोडल इंडस्ट्री इन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक नोडल इंडस्ट्री का रोल प्ले करते हुए देखने को मिलती है। समझ में आया, आला पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस तरह से पेट्रोलियम और हमारी एनर्जी नीड्स जो है उसके बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसे समझना जरूरी और इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं कि पेपर में पूछा जाएगा, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि समझ में तो आना चाहिए चीजें कैसे पाई जाती है नेचर में, ठीक है। तो अकरेंस की अगर हम बात करें ना, अकरेंस की बात करें तो एंटीक्लाइन्स एंड फॉल ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशंस ऑफ द टर्शरी एज, ठीक है। तो अब जो टर्शरी एज में रॉक्स बनी, उन रॉक्स में क्या होता है, आपको एंटीक्लाइन वगैरह देखने को मिलेंगे, फॉल्ट ट्रैप्स देखने को मिलेंगे, और जहां फॉल्ट ट्रैप है, जहां एंटीक्लाइन है, वहां आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। पेट्रोलियम मतलब एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज में पेट्रोलियम एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको किस तरह से देखने को मिलता है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं चीजें कि ये क्या होता है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ में क्या होता है, इस तरह से अंदर जो आप देखेंगे ना स्लैब रहते हैं, तो वो स्लैब इस तरह से उसमें एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, आपको जो अंदर मिट्टी है उस मिट्टी में अलग अलग लेयर्स जो है, तो अलग अलग लेयर्स, ऐसा थोड़ी ना कि बस एकदम बेडशीट की तरह लगे हुए हैं, उसमें क्या रहते हैं इस तरह से एंटीक्लाइन सिंक्लाइंस रहते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह से क्या है, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसे एंटीक्लाइंस में आपको पेट्रोल, ये नीचे जो जाता है वो सिंक्लाइन होता है, ऊपर जो रहता है वो एंटीक्लाइन होता है, तो यहाँ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके साथ साथ में क्या होता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में एक जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है पता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये दिख रहा है ना। तो अगर आप जैसे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझोगे तो उन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि ये तो आपका क्या हो गया, ये घास फूस लगी, मतलब ये सॉइल सरफेस के ऊपर आ गया, मिलेगा कहां, पेट्रोल नीचे मिलेगा ना। तो यहाँ पे फॉल्ट ट्रैप्स होते हैं। फॉल्ट ट्रैप्स कैसे होते हैं, तो फॉल्ट ट्रैप्स की अगर हम बात करें, ठीक है, फॉल्ट ट्रैप्स की अगर हम बात करें तो देखो ये फॉल्ट ट्रैप्स होते हैं। मान लो ये जमीन के अंदर इस तरह से फॉल्ट्स हैं, दो लेयर जो है सेपरेटेड है। अब दो लेयर सेपरेटेड है तो एक लेयर क्या होती है, एक नॉन पोरस लेयर होती है, ठीक है। नॉन पोरस लेयर मतलब क्या है, नॉन पोरस लेयर मतलब कि जैसे पानी डालोगे ना तो पानी नीचे नहीं जाएगा। ये जैसे हाथ मेरा नॉन पोरस है, ठीक है, कि आप इसके ऊपर कुछ डालोगे तो साइड से बह जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी आर पार होकर निकल जाएगा। तो यहां पे कहीं कहीं नॉन पोरस लेयर्स रहती है, ठीक है, नॉन पोरस लेयर्स रहती है, ये ध्यान रखना इसमें, नॉन पोरस लेयर्स, नॉन पोरस लेयर्स। और इन नॉन पोरस लेयर्स मतलब ये भी नॉन पोरस होगी, ऑरेंज कलर वाली, मतलब कि नीचे से कुछ ऊपर आ नहीं सकता, ऊपर से नीचे कुछ जा नहीं सकता, ये नॉन पोरस हो गई। अब इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में जैसे अगर आप देखोगे तो इसके बीच में आपको पोरस लेयर मिल जाएगी। इसके बीच में ये होती है पोरस, इसके बीच में ये होती है, ठीक है, रेड कलर लेते हैं, इसके बीच में आपको ये देखने को मिल, रेड तो सेम हो जाएगा, येलो लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, ये पोरस लेयर देखने को मिल जाएगी, मतलब ये पूरी इसके बीच में पोरस लेयर है। अब पोरस क्या होती है, पोरस मतलब जो थोड़ी सी स्पंज की तरह होती है। स्पंज देखा है ना कि स्पंज में पानी डालोगे तो पानी क्या है, निकल जाएगा, ठीक। अब ऑयल या फिर पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल जो है वो कहां मिलता है पता है, ये मिटा दें, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन के फॉर्म में तो मिलता ही मिलता है, उसी के साथ साथ में आपको पोरस लेयर जो है इसके बीच में ऑयल देखने को मिलेगा। तो ऑयल बियरिंग लेयर इज पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। समझना अच्छे से, क्या हो रहा है कि ये जो नॉन पोरस लेयर्स हैं, मतलब जो कि थोड़ी सी क्या है, कह सकते हैं कि कंटिन्यू है, जो कि टफ है, जिसके आर पार क्या होता है, चीजें मूव नहीं करती है, उन दो लेयर्स के बीच में से ट्रैप्स बन जाते हैं जहां पे पोरस लेयर होती है। अब पोरस लेयर स्पंज की तरह होती है, तो उस पोरस लेयर में क्या होता है, पोरस लेयर में ऑयल बहुत आसानी से फ्लो कर जाता है, ठीक है। रेड कलर में मैं ऑयल बना देता हूं, तो उन पोरस लेयर्स के बीच में क्या होता है, ऑयल बहुत आसानी से फ्लो करता रहता है, ठीक है। अब आपको जब एक्सट्रैक्ट करना है ना ऑयल, तो आपको पता है कि अलग अलग लेयर्स है, उन लेयर्स में जहां पोरस लेयर रहेगी, पोरस लेयर ऑफ लाइमस्टोन और सैंडस्टोन रहेगी, वहां पे ऑयल डिपॉजिट्स है। नदी है एक तरह की, ठीक है, जमीन के अंदर जो जिसे क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ड्रिलिंग करके यहां से क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये पोरस लेयर्स के बीच में, दो पोरस लेयर्स के बीच में जब नॉन पोरस लेयर रहती है, जहां पे आपको ऑयल फ्लो होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक। तो दी ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और श्रिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर्स, ठीक है। तो यहां पे पोरस लेयर में आपको क्या दिख गया, ऑयल फ्लो होते हुए दिख गया, और इसी के पोरस के ऊपर नीचे क्या देखने को मिल रहा है आपको, इसी पोरस लेयर के ऊपर नीचे जो मैंने बताया ऑरेंज कलर से, नॉन पोरस लेयर रहती है, ठीक है। जो नॉन पोरस लेयर रहती है वो क्या करती है,
नॉन पोरस लेयर एक तरह से ना तो ऑयल को श्रिंक करने देती है ना राइज करने देती है, ठीक है। तो द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और श्रिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर्स, ठीक है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। तो इस तरह से पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में जो फॉल्ट ट्रैप्स होते हैं, यहां पे आपको पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको पेट्रोलियम या फिर ऑयल के डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर क्या है पता है, एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये व्हाइट कलर से जो बताता हूं मैं आपको, कि नीचे से कंटिन्यूसली क्या सप्लाई हो रहा है, नीचे से कंटिन्यूसली हीट तो सप्लाई हो ही रही है। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या करा है, एक सिंपल एग्जांपल है, एक तपीली में आपने क्या रखा है, पानी रखा है और नीचे से गैस चालू है और वो उसे हीट मिलती जा रही है, तो पानी तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं ना, क्योंकि वो तपेला जो है वो क्या है, पोरस है ना, तो वो तपेला नॉन पोरस है तो पानी को नीचे बह के तो जाने नहीं देगा, लेकिन वो नीचे से जो हीट मिल रही है, तो वैसे ही पोरस लेयर के नीचे से हीट तो आ रही है, तो जो पोरस के ऊपर मतलब जो नॉन पोरस लेयर, ठीक है, पोरस नॉन पोरस में कहीं कहीं कंफ्यूज हो जा रहा हूं, तो कंफ्यूजन मत रखना, मतलब जो एक तरह से टफ है, जिसके आर पार चीजें नहीं जाएगी, वो नॉन पोरस है, ठीक है। तो नॉन पोरस लेयर के नीचे से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली हीट तो आ रही है, ठीक है, और उस नॉन पोरस लेयर के बीच में पोरस लेयर है जहां पे पेट्रोलियम मिल रहा है आपको, वहां क्या होगा, क्योंकि जब हीट सप्लाई होगी तो वो ऑयल जो है, वो पेट्रोलियम जो है, उस हीट के चलते क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं कहीं दो नॉन पोरस लेयर्स के बीच में पहले कभी पेट्रोलियम हुआ करता था, लेकिन ड्यू टू द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट वो पूरा का पूरा पेट्रोलियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, गैस भी ऊपर मिल जाएगी, पेट्रोलियम के ऊपर गैस भी मिल जाएगी, समझ में आया, पेट्रोलियम के ऊपर इस तरह से आपको गैस भी मिल जाएगी, ऐसे जैसे चिप्स का पैकेट कैसा रहता है, तो उसमें गैस ऊपर भरी रहती है लेकिन फुला फुला लगता है, ठीक, और नीचे क्या रहते हैं, कुरकुरे चिप्स वगैरह रहते हैं। तो वैसे ही क्या होगा कि ये जो स्ट्रेटा होता है, नॉन पोरस और पोरस लेयर्स जो रहती है, ठीक है, तो दो नॉन पोरस लेयर्स के बीच में एक पोरस लेयर जो रहती है, तो वहां पे आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगे, एंड ड्यू टू द हीट व्हिच इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में कन्वर्ट इनटू द गैस। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो ये था, गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबाउट द ऑयल। तो जहां आपको ऑयल मिलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि उस ऑयल के ऊपर आपको क्या मिल जाए, गैस भी मिल जाए, ठीक है, गैस भी मिल जाए, वही ऑयल जो है ड्यू टू द हीट कन्वर्ट्स इनटू द गैस। समझ में आ गई कहानी। तो ये कहानी किस चीज की थी, ये थी अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर टॉपिक भूल जाओ तो बता दूं मैं, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोल पढ़ लिया, पेट्रोलियम पढ़ लिया, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती है एक नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करती है, वो सारी चीज समझा दी, साथ ही साथ मैंने आपको उनका अकरेंस भी बता दिया, ठीक है। अब ये तो आपने क्या देख लिया, अकरेंस का मैकेनिज्म समझ लिया कि कैसे पोरस और नॉन पोरस लेयर्स, नॉन पोरस और पोरस लेयर्स के बीच में कहीं ना कहीं फॉल्ट ट्रैप्स में, एंटीक्लाइंस में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अब अगर हम बात करते हैं देश में कहां कहां पाए जाते हैं, वैसे इस चैप्टर का जब मैप वर्क करेंगे तो मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। देश में कहां कहां पाया जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मुंबई हाई, गुजरात, असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्शन एरियाज कौन कौन से हो गए, मुंबई हाई हो गया एक, ठीक है, दूसरा आसाम हो गया, तीसरा क्या हो गया, गुजरात हो गया। अब यहाँ पे जो फील्ड्स है उन फील्ड्स के भी नाम मैं आपको लगवा देता हूं, देखो तो मुंबई हाई तो आपको दिख ही रहा, मुंबई हाई और बेसिन जो है, तो मुंबई हाई और बेसिन क्या है, ऑफशोर ऑयल फील्ड्स है, तो समुद्र से हम एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, मतलब ओशियन जो बेड है वहां पे आपको डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखो यहाँ पे अंकलेश्वर हो गया, कालोल हो गया, इन्हें मैप पे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। जब मैप वर्क करवाऊंगा इस चैप्टर का तब अच्छे से करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का बोर्ड में तो मैप वर्क ही आना है अल्टीमेटली। तो अंकलेश्वर हो गया, ठीक है, अंकलेश्वर के बाद में क्या है, कालोल हो गया, तो ये गुजरात में मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में आसाम में जाओगे ना, तो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल फील्ड जो है दिग्बॉय, ठीक है, दिग्बॉय जो है वो कहां मिल जाएगी आपको, आसाम में मिल जाएगी। तो दिग्बॉय हो गया, नाहरकटिया हो गया, मोरन हुगरीजन, ठीक है, मोरन हुगरीजन आर द इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट ऑफ आसाम। तो यहां पे आसाम में भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखोगे दिग्बॉय वगैरह जो है, ठीक है, नाहरकटिया जो है, ये आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। सो दीज आर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल फील्ड्स, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल फील्ड्स, यहां पे आपको क्रूड ऑयल मिल जाता है, ठीक है। मुंबई हाई, गुजरात, आसाम और नॉर्थ ईस्ट में आसाम वाला रीजन हो गया, ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में आता है नेचुरल गैस। तो अगला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है नेचुरल गैस। ऑयल से ही नेचुरल गैस मिल रहा है। मैंने जैसे भी आपको पोरस की वो पूरी कहानी बताई ना, तो क्या होता है कि जहां पेट्रोलियम अवेलेबल है, क्रूड ऑयल अवेलेबल है, तो ड्यू टू द हीट, ठीक है, क्या देखने को मिलता है कि आपको ऑयल वाली लेयर के ऊपर गैस भी देखने को मिल जाएगी, गैस भी देखने को मिल जाएगी। एट टाइम्स ऐसा भी होगा कि कहीं कहीं पे पूरा ही गैस हो, क्योंकि जितना भी वहां पे ऑयल डिपॉजिट्स थे वो ड्यू टू द कंटिन्यूस हीट क्या हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो इट इज क्लीन एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, फाउंड इन एसोसिएशन विथ और विदाउट पेट्रोलियम। ये समझ में आया ना कि व्हाई इट इज बीइंग रिटन ओवर हियर कि क्लीन एनर्जी रिसोर्स होते हैं फाउंड इन एसोसिएशन विथ और विदाउट पेट्रोलियम।
मतलब ये क्या है, ऊपर जैसे अगर आप देखोगे तो ऊपर एक नॉन पोरस लेयर होगी, नीचे एक नॉन पोरस लेयर होगी, बीच में पोरस लेयर होगी। यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ इस पोरस लेयर में आपको, यहाँ इस पोरस लेयर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ इस पोरस लेयर में आपको पेट्रोलियम देखने को मिल रहा है, ये पेट्रोलियम है पूरा, ठीक है। अब लेकिन हो क्या रहा है कि कंटिन्यूस हीट के कारण क्या होता है, पेट्रोलियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हीट के कारण ये पेट्रोलियम धीरे धीरे किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम धीरे धीरे जो है पूरा का पूरा गैस में, मतलब हीट आ रही थी ना, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मान लो थोड़ा सा ये पेट्रोलियम बच भी गया, ग्रीन कलर दिख रहा, तो नेचुरल गैस एक ऐसा क्लीन रिसोर्स होगा, क्लीन एनर्जी रिसोर्स होगा जो विच कैन बी फाउंड इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम, की पेट्रोलियम के साथ मिल जाए, और विदाउट इट की पूरा का पूरा, अगर मान लो क्या होता है, पूरा का पूरा पेट्रोल जो है, ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, पूरी ही गैस मिलने वाली है, पूरी गैस मिलेगी, ठीक है, नेचुरल गैस मिलेगी। गैस 20% नहीं है, 100% गैस मिल जाएगी आपको, ठीक है। यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है ना, मतलब जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन द सेंस की क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन से लगा हुआ जो केमिकल एक्सट्रैक्शन वगैरह, वो सारी इंडस्ट्री, क्लियर हुआ। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी यूज किया जाता है और एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह भी, मतलब गैस से ही आप क्या कर रहे हैं, मशीनरीज वगैरह चला रहे हैं, एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह, और साथ ही साथ क्या है, एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह भी। कैसे है कि नेचुरल गैस को इस्तेमाल करके कुछ बनाया जा रहा है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। जैसे भी आप केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो एक पॉइंट आता है कि केमिकल इंडस्ट्री खुद का ही लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मतलब आप केमिकल को यूज कर, केमिकल बना रहे हैं, उन्हें यूज करके और नया केमिकल बना रहे हैं, तो उस तरह से नेचुरल गैस का भी है, ठीक है, कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। व्हाई एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल? बिकॉज लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो नेचुरल गैस में रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करोगे विद पेट्रोल, कोल, जो अभी हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े, तो उनकी अपेक्षाकृत क्या है, लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के कारण ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब रिजर्व्स की अगर हम बात करें, किस चीज के रिजर्व की, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के रिजर्व्स की, तो कहां कहां मिल रहे हैं आपको, देखो, कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो गोदावरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, तो नदियों के बेसिन के वहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब ये जिससे आप देखोगे तो पुरानी सॉइल है, तो पुरानी सॉइल में वहां पे कभी पेट्रोलियम डिपॉजिट्स रहा करे होंगे, वो पूरे पेट्रोलियम डिपॉजिट सब किसमें बन गए, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे मुंबई हाई की बात करें, वहां पेट्रोलियम भी मिल रहा है, तो इट मे बी फाउंड विथ और विदाउट एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के साथ साथ आपको नेचुरल गैस भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जहां पे आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स या नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नेचुरल गैस की जब बात करें, और HVJ पाइपलाइन के बारे में नहीं पढ़े, ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीश, ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो ये पूरी जो पाइपलाइन है, ये पूरी पाइपलाइन हमारे देश में क्या है, फैली हुई है, देखो यहां से, ठीक है। तो ये जगदीशपुर, विजयपुर, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश होते हुए जाती है दिल्ली तक, ठीक है। तो HVJ पाइपलाइन जो है, ये HVJ पाइपलाइन जो है, देखो मैप पे जो आना है वो क्लियरली दिया गया है मैप लिस्ट में, लेकिन फिर भी एक आइडिया हम लेते चले, तो HVJ पाइपलाइन जो है हमारी, HVJ पाइपलाइन कहां कहां देश में फैली हुई है, तो आप देख लेंगे गुजरात से पूरा सेंट्रल इंडिया होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक ये फैली है, ठीक है। और इस पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इसके आजू बाजू, तो इस पाइपलाइन के आजू बाजू इंडस्ट्रीज है वहां तक नेचुरल गैस सप्लाई करने के लिए। तो इट इज 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन विद द फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया, ठीक है। तो जितने भी, क्योंकि फर्टिलाइजर मैंने बताया कि सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्रीज में, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, तो वहां पे रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सारी इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करे हुए, उन सारी इंडस्ट्री की जो नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है वो इस पाइपलाइन के थ्रू पूरी होती है। इट प्रोवाइड्स एन इम्प्यूटस टू इंडियाज गैस प्रोडक्शन। इसी के चलते क्या इंडिया का जो पूरा का पूरा गैस प्रोडक्शन है उसको एक क्या मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी एसेंशियल, तो एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्राउंड जो है यहां से मिल जाता है, ठीक है। द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस के की यूजर्स पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। पावर इंडस्ट्री आपको समझ में आ रहा है कि उसे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है तो अपने फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने में, रॉ मटेरियल में, इन सारी चीजों में नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो HVJ पाइपलाइन ध्यान रखना है जब आप नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यूजर्स कौन है वो ध्यान रखना है। यूज ऑफ, अब देखो, अब एक चीज आती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ना, तो ये प्रचलन में हो, और जिस तरह से आप क्या है ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल के लिए इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल कर रहे हैं ना। अब जैसे थैंक टू दी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए तो हमारे पास में और अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, लेकिन
ट्रेडिशनली देखें, कन्वेंशनली अगर देखें तो डीजल और पेट्रोल था, डीजल और पेट्रोल के एक मतलब डीजल और पेट्रोल का एक अच्छा अल्टरनेटिव जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी जो है वो निकल के आया है, ठीक है। यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स इन इज गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री, ठीक है। तो लिक्विड फ्यूल जो है पेट्रोल डीजल मैंने बताया उन्हें रिप्लेस करने में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, ठीक है, अगेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से मिल रही है, ठीक है, वो एक अच्छा अल्टरनेटिव की तरह, अच्छे अल्टरनेटिव की तरह इमर्ज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी है लाइन में, क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस के बाद में आता है इलेक्ट्रिसिटी एक और। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपने कोल पढ़ लिया, पेट्रोलियम पढ़ लिया, नेचुरल गैस पढ़ लिया, अब जो आप पढ़ने वाले वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अगेन अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब पुराने समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसी है, सोचा है कभी किसी ने? चलो मैं बताता हूं। तो देखो दो तरीके हैं, आप क्या है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, एक थर्मल पावर से जनरेट कर रहे हैं, दोनों समझाता हूं। तो इलेक्ट्रिसिटी एज अ एनर्जी रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को भी दर्शाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन, मतलब हर इंसान कितनी कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कहां कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, तो उसका जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ना वो ये बता देगा। मतलब अगर कंट्री डेवलप्ड होगी तो वहां पे क्या पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब घर के पंखे लाइट चालू कर दो और बोल दो कि सर ने बोला है कि कंट्री को डेवलप करना है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ाओ, ऐसा नहीं। वो तो नेचुरली होता है। जैसे मान लो एक डेवलप्ड कंट्री होगी तो वहां पे उतने अप्लायंसेस होंगे, वहां पे उतना इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जबरन वेस्ट नहीं करना है, बाकी ये बताया। और क्योंकि वो कंट्री उतना प्रोड्यूस कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी एक इतना इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है कि उसका पर कैपिटा कंजम्पशन जो है ना वो कंट्री की क्या दर्शाता है, वो कंट्री की डेवलपमेंट का इंडेक्स बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वेज, एंड व्हाट आर दोस टू वेज? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो नाम में क्या आएगा आगे, हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से बिजली बनाते हैं, ठीक है। आप बोलो सर आलू से सोना सुना था, पानी से बिजली कहां बनेगी? पानी से बनती है ना बिजली, कैसे बनती है? तो जैसे जो डैम वगैरह होते हैं बड़े बड़े, आपने वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर स्किप किया है, पढ़ा पता नहीं, पता मुझे टर्म 1 एग्जाम में। तो जैसे जो डैम वगैरह होते हैं, अब उन बड़े बड़े डैम में क्या होता है, बड़े बड़े डैम में इतना पानी भर के रखते हैं किस लिए कि जाके डुबकी लगा लो, नहीं, ठीक है। वो पानी का इस्तेमाल नहर वगैरह में तो किया जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, तो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ में क्या है, उस पानी से टरबाइंस को रोटेट किया जाता है, ठीक है। तो बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टरबाइंस, ठीक है। यहां पे समझो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि डैम है, ये डैम से पानी को फ्लो किया जा रहा है, पानी फ्लो होकर निकल जाएगा, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, पानी फ्लो होकर कहां जाएगा, तो नहरों में चले गया, लोगों के घरों में चले गया, सारी चीजें। लेकिन अब जो पानी फ्लो होकर जाता है ना, तो उससे क्या होता है, टरबाइन रोटेट करती है, ठीक है। टरबाइन घूमी, अब वो टरबाइन को या तो आप हाथ से घुमाओ बैठ के, ठीक है, या फिर क्या है, आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए ना जो कंटिन्यूअसली घुमा सके। तो पानी का फ्लो क्या करता है, उस टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन के घूमने से क्या होता है, चार्जेस डेवलप होते हैं, और उन चार्जेस को ट्रांसफार्मर्स वगैरह के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बना के आपके घर में पहुंचाया जाता है। आप फोन चार्ज करते हो, लैपटॉप चार्ज करते हो, और तब मुझे देख पाते हो, ठीक है, और मैं वीडियो बना पाता हूं। तो इस तरह से क्या है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, कि किस तरह से पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। आगे समझ में, जीवन में ध्यान रहेगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया कि डैम वगैरह में पानी जो है, तो उस रनिंग वाटर को इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रो टरबाइंस को रोटेट करने में, और टरबाइन रोटेट होकर इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा जो तरीका है वो है थर्मल पावर। थर्मल पावर, अभी जो कोल बताया था ना, कोयला चिल्ला के, कोयला खाता नहीं है इंसान। कोयले का कंजम्पशन मतलब क्या है कि बाय बर्निंग अदर फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो कोल हो गया, कोल मेजरली हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। इन्हें यूज करके आप क्या कर रहे हैं, इन्हें यूज करके जब इन्हें जलाते हो तो हीट निकलती है। उस हीट से आप क्या कर रहे हैं, आप टरबाइंस को रोटेट कर रहे हैं। यहां पे भी वही चीज हो रहा है, अल्टीमेटली टरबाइन यहां पे भी रोटेट हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो कोल वगैरह जब जलते हैं तो इस तरह से ये हीट प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट है, तो उस हीट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है किस चीज के लिए, टरबाइन को रोटेट करने के लिए। जब टरबाइन रोटेट होगी तो उससे क्या होगा, टरबाइन रोटेट होगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया ना, कि आप फ्यूल को जला के जो थर्मल हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। क्लियर हुआ? तो जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल कैसा है कि पानी तो वापस रिन्यू होकर आ जाएगा, और फिर वो जो पानी आपने डैम में से टरबाइन को रोटेट करने के लिए निकाला, तो ऐसा नहीं कि रोड पे छोड़ दिया, वो पानी प्रॉपर कैनल्स वगैरह में जाता है, तो लोगों को इरिगेशन के लिए मिल जाता है। पानी खराब थोड़ी ना हुआ, उस पानी के फ्लो से तो आपने बस टरबाइन को रोटेट करवाया है, ठीक है। तो जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स
इंडिया हैज नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नंगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कोपली हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है हमारी कंट्री में चल रहे हैं, जिनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मल्टीपल यूजेस के लिए। तो इरिगेशन मिल गया, मतलब टूरिज्म का भी एक हो जाता है, बड़े बड़े डैम पे लोग घूमने जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, ये सारी चीज हो गई। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे आप थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम, ठीक है, तो जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अब ये सारी चीजें लेकिन क्या है, ये रिन्यूएबल नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आपने पानी का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, वो पानी को आपने इरिगेशन के लिए यूज कर लिया। लेकिन यहाँ क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जला दिया, जला के हीट से आपने टरबाइन घुमा दी, मतलब घुमा दी, और वो पेट्रोल, कोल वगैरह सब जला के खत्म, ठीक है, राख बना दिया। तो अब फिर क्या है, थर्मल पावर स्टेशंस आर नॉन रिन्यूएबल फॉसिल्स। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स, मतलब थर्मल पावर स्टेशन जो है ये क्या यूज करते हैं, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया ना कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो नॉन रिन्यूएबल है, वो जो धुआं बन के उड़ गया वो उड़ गया। ठीक, मेजर थर्मल पावर प्लांट्स आर सिंगरौली, नामरूप, तालचेर, ठीक है, तालचेर है, तोलचेर नहीं, ठीक है, तालचेर, नेवेली एंड नरोरा। ठीक है, तो ये सारे जो है, ये सारे पावर प्लांट्स वगैरह जो है अभी हम मैप पे प्लॉट भी करेंगे, और ठीक है, मैप पे प्लॉट करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे आपको, क्योंकि इस चैप्टर का मैप वर्क ही आना है, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। समझ में आया। फाइनली हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है यहां पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह से सारे सब कुछ पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छे से समझ में आया। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।